हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। आपकी क्लास में 8th क्लास में आते ही हम क्या मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट होती है। हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई, इसी को हम यहाँ पे आज समझेंगे। ठीक है, क्या है आपको जैसे पता ही है कि जो हमारा हिस्ट्री है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया समझने के लिए। ठीक है, कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। वो कैसे? देखो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, medieval and modern period. This has been done to show that the society, economy, politics and culture of each period are very different from those of the other period. ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, इन तीनों में क्या है, जो सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और कल्चर जो होता है एक दूसरे बहुत ज़्यादा भिन्न है। इसीलिए क्या हम इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके समझते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये समझा कि इसके स्टार्टअप कैसे। अगर हम तो देखते हैं कि क्या है इसका, कहते हैं हाउ, कैसे हम ये स्टार्ट हुई। ठीक है, इसको पहले समझते हैं हाउ, कैसे हुई शुरुआत। जब हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे सोसाइटी अलग चेंज हुई, फिर वहाँ पे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर, फिर बाद में दोबारा चेंज हुआ। तो क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 से लेकर 25 साल इंसान का अलग होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए, और फिर 25 से 50, फिर 50 से 75। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें, उसी तरीके से क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे स्वभाव, हिस्ट्री में क्या कुछ एविडेंस अलग पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ दूसरे समय से अलग, फिर उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारी हिस्ट्री में भी डिवाइडेशन हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड। ठीक है, हमने वो देखा था जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो बहुत 25 लाख साल से पहले से पूरे जो ये पीरियड था 800 से 800, जो हमने पढ़ा था 800 जो सेंचुरीज था, जो 800 सेंचुरीज इस तक हमने जो पढ़ा था एडी वाला, उस तक क्या एंशिएंट हिस्ट्री चला था। फिर 8 से लेके 18 तक हमने देखा मिडिवल हिस्ट्री चला था। कहीं पे बोला जाता है कि आज की जगह 500 से लेके 1500 के बीच में भी मिडिवल हिस्ट्री कहा जाता है ना। उसी के तौर पे हम देखते हैं क्या, जो 15 से हो गया, फिर 15 से फिर 2000 जो अभी हमारा एंड जो टाइम चल रहा है उससे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स के जो सोर्स है उसमें ये कहा जाता है कि जो 800 से लेके जो 1800 तक के बाद का जो 8 से 1800 जो का टाइम जो है वो क्या हमारा मिडिवल हिस्ट्री है। उसके 1800 से के बाद से जो है हमारा टाइम स्टार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसको क्या है, फिर और कुछ जो लेखक है वो ये मानते हैं कि क्यों ना हम इसको टाइम पीरियड की जगह हम देख लेते हैं कि परिवर्तन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड क्यों ना कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ क्या है, लेखक क्या बोलते हैं कि जैसे देखियो भाई, क्या है, जैसे लोगों ने, जैसे क्या होता है, जो मुस्लिम शासक जो थे, हर्षवर्धन जो एक राजा थे यहाँ पे वर्धमान वंश के, उससे पहले जो भी जो रहा, उससे पहले जो भी शासक आए, जितने भी आए, सब वो एंशिएंट हिस्ट्री में, और जो लोगों की शुरुआत हुई, मानव ने जो पत्थरों का इस्तेमाल किया, वो सब कुछ क्या एंशिएंट हिस्ट्री है। लेकिन जैसे ही मुगलों ने अब इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया, जैसे मोहम्मद गोरी हो गया, ठीक है, महमूद गजनवी हो गए, ठीक है, ये सब क्या मुस्लिम एम्पायर थे। ठीक है, ये आए, फिर क्या आए, फिर मुगल, इसमें मुसलमानों में हमने देखा मुगल साम्राज्य आया। ये सब क्या मुस्लिम एम्पायर चलता आया क्या सारा। तो इस जो ये मुस्लिम एम्पायर चलता आ रहा था, इसको क्या कर दिया, मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाने लग गया। क्या मिडिवल हिस्ट्री कहा जाने लगा, सॉरी क्या बोलने जाने लगा, मिडिवल हिस्ट्री कहा जाने लगा। और फिर उसके बाद बोला गया जैसे ब्रिटिशर्स या अंग्रेज या फिर कोई दूसरे देश के जो शासक थे, व्यक्ति थे, जो यहाँ पे आने लगे थे व्यापार करने के लिए, उनका जो आना आरंभ हुआ था, उसको क्या मॉडर्न हिस्ट्री में बदल दिया गया हमारे यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने डिवाइड किया, और कई लोगों का मत है कि ये डिवाइडेशन जो था वो बिल्कुल सही और सूट भी करते बैठता था। इससे हमें सीधा डायरेक्ट क्या, हमें परिवर्तन ही पता चलता था कि कैसे उसमें चेंजेस देखे गए, तो उसको चेंज किया गया था। ठीक है, तो अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, अब हमारा टॉपिक है कि जो ये हिस्ट्री है इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता। हम देखते हैं कि अगर कोई भी इतिहास कुछ भी होता है, अगर हमने इसका डिवाइडेशन भी किया है तो कुछ सोर्स के बेस पे ही तो डिवाइडेशन किया होगा ना, कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ये होता था, ऐसे होता था। फिर जो मुगल एम्पायर, जो मुस्लिम लोग आने लगे, ठीक है, जो मुस्लिम जो एम्परर थे, लोग जो शासक थे वो आने लग गए, तो हमें किसी के सोर्स से तो वहाँ पता चलता था। वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न के में भी तो कोई ना कोई सोर्स हमें मिलता ही होगा, जिसके माध्यम से हमें पता चलता होगा कि भाई हाँ यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिला हो। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज बल्क ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग रिटन रिकॉर्ड इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री। दिस कंटेन बोथ एडमिनिस्ट्रेटर एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेशन सोर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव
सोर्स। ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि बहुत लार्ज मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हमें मात्रा में, बहुत मात्रा में हमें इंग्लिश के जो रिकॉर्ड, जो यहाँ पे अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्हों के रिकॉर्ड हमें देखने को मिले। ठीक है, हमने देखा बहुत संख्या में हम जो इंग्लिश थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या रिकॉर्ड हमें देखने को मिले, और ब्रिटिशर्स ने जो लिखे थे, और क्या कई क्षेत्रीय लैंग्वेज जो थी, जो भारत की अपनी लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में भी क्या है, अलग अलग जो राज्यों में लैंग्वेज बोली जाती थी, उस लैंग्वेज में भी कई सारे मॉडर्न पीरियड के सोर्स हमारे अवेलेबल है। कुछ तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो क्या अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान जिन चीज़ों को लिख के रिकॉर्ड करके रखा था वो भी है, और कुछ क्या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स भी है, जो क्या अंग्रेजों से संबंधित नहीं, बाकी कुछ जो यहाँ के जो कवि थे, लेखक थे, ठीक है, उनके द्वारा देखने को मिला, लिखा गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स में क्या देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन पीरियड बाय, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल एंड हिस्टोरियन अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। दिस आर मेनली टू पार्ट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड सर्वे रिकॉर्ड। मतलब ये कि देखा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सोर्स हमें मिलता है वो ब्रिटिश रूल के द्वारा लिखा जाता है, जो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्विस जो ऑफिसर्स थे या ऑफिस था उसको स्टार्ट किया था, और जो हिस्टोरियन जो इतिहासकार जो थे ये कॉलोनियल गवर्नमेंट में जो साम्राज्य जो ये शासक था, जो विदेशी शासक थे, उनके द्वारा जो हिस्टोरियन जो इतिहासकार जो इनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, उनके द्वारा क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन सोर्स को लिखा जाता था। अब क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो सोर्स हैं वो दो टाइप्स के होते थे, एक ऑफिशियल होता था, एक सर्वे होता था। एक ऑफिशियल जो ऑफिशियल वर्क करते थे, काम करते थे, उनके बेसिस पे होता था, और एक जो सर्वे देखा जाता था, क्या सर्वे जो जो करते थे लोग, ठीक है, उसके सोर्स में भी देखने को हमें मिलता था। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं कि अब ये क्या है, जो ऑफिशियल और जो सर्वे है इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड वो हो जाता था जब वो हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मानते थे कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं, कोई भी पॉलिसी हो गया, डायरेक्शन या प्लान कुछ भी हम अगर बनाते हैं यहाँ के लिए, ये इंडिया में लागू करने के लिए कुछ भी, तो वो क्या रिटर्न होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, उसमें सब बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो, लेटर, डॉक्यूमेंट, सब कुछ उसमें होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी शासक थे, जितने भी शासन वहाँ चलाते थे लोग, ठीक है, और जो उनके ऑफिस होते थे, उस ऑफिस में भी एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, जिस इंस्टीट्यूट होता था, जैसे कि म्यूजियम बोल लो, लाइब्रेरीज बोल लो, ठीक है, ये सब वहाँ पे रहते थे, और उसमें इन सारे रिकॉर्ड को रखा जाता था। ये सारे जो होते थे आर्ट कई तरीके से होते थे, प्रिंटेड होते थे, ठीक है, और कई सारे उसके जो हमें एविडेंस हम के तौर पे जो वहाँ पे सामान जो पाए जाते थे वो सब हमें वहाँ मिलते थे, जिससे क्या हम उसको स्टडी करते थे नोट्स, और हम उसको अच्छे से समझ के इनके बारे में जानकारी दे सकते थे। नेक्स्ट जो रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है वो सर्वे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब सर्वे में क्या होता था, सर्वे में वो ये लोग इस चीज़ में भी बिलीव करते थे कि हमें एक जो पॉइंट है, जो जगह पे जाके देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए इलाके का, एरिया का, कि भाई वहाँ पे क्या शासन चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, फिर उनको रिकॉर्ड करके ये रखते थे। वो सर्वे में भी बिलीव करते थे, जिससे क्या उनको हेल्प मिलती थी, डिटेल उनको और अच्छे से डिटेल में उस चीज़ के बारे में जानने को मिलता था। ठीक है, जैसे आर्कियोलॉजिकल हो गया, फॉरेस्ट में जाके जंगलों में खोजबीन करते थे, ठीक है, उनके जैसे पुरातात्विक खोजें होती थी, खुदाइयाँ होती थी, जिससे पुरानी चीज़ों की जानकारी वो प्राप्त करते थे। तो वो सर्वे भी इनके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। उससे पहले आप देख लीजिए कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर तो देख लिया, ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। अब ये क्या होते थे, ऐसे सोर्सेज जो क्या सरकार जो जिनका यहाँ पे जिन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल बना रखा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अलावा क्या था, उसके अलावा भी हमें कई प्रकार के सोर्सेज मिलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंध नहीं रखते थे। इसमें क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ मैगजीन्स होती थी, जर्नल मतलब पत्रकारिता होती थी, न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, ये सब चीज़ें जो पब्लिश्ड होती थी उस पीरियड में, और जो प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हो गया था, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी लागू किया गया था। कई हमारे जो हमारे जो लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, इन लोगों ने ही क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की भी जो को भी स्टेबलाइज किया था। ठीक है, तो उनके द्वारा भी क्या हमें कई सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या मैगजीन इन सब के बारे में भी जानने को मिलता था। अब हम इन सबको भी थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं कि जैसे कौन सी मैगजीन हो गया, कौन सी पत्रकारी न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, और कैसी बुक्स पब्लिश हुई थी, और उस बुक को किसने लिखा था, इसको भी हम धीरे धीरे अब समझते हैं। जैसे कि हाँ, ठीक है, हम देखते हैं, जैसे अब देख लीजिए, जैसे कि
न्यूज़पेपर ही देख लेते हैं। न्यूज़पेपर क्या है, देखो इसमें क्या होता था, इंडियन का जो एक मराठी उल अखबार से चलाया जाता था उस टाइम, ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने में, जिसको किसने बनाया था, राजा राम मोहन रॉय ने और केसारी, इन सब ने मिलके क्या किया था, इसको बाल गंगाधर तिलक ने मिलके क्या बन करा था, इनको केसारी जो जो केसारी है उनको अब बाल गंगाधर तिलक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनने मिलके क्या एक अखबार की स्थापना की थी, उस अखबार का नाम था मेरठ उल अखबार, ठीक है। इसमें क्या, इसमें वो बहुत सारी चीज़ों को जो उस टाइम अंग्रेज करते थे, चाहे वो गलत काम करते थे, उन सब के बारे में भी ये छापते थे। यहाँ से भी हमें कई सारी जानकारी मिलती थी, कई सारी लिटरेरी और पॉलिटिकल राइटिंग होती थी, जो मतलब शॉर्ट स्टोरीज होती थी, उनसे भी हमें कई सारी जानकारी प्राप्त होती थी। जैसे कि मान लीजिए बंकिम चंद्र थे, उन्होंने आनंदमाथ नाम से वो क्या एक शॉर्ट स्टोरी बनाया था, लिखा था उन्होंने। दीनबंधु मित्रा जिन्होंने नील दर्पण इतनी फेमस जो है काव्य है उसको उसकी रचना की थी उन्होंने, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इतने जाने जाते हैं, भारत दर्शन दूरदर्शन, उसका भी इन्होंने स्टोरी लिखा था उस, ठीक है। कई सारे थे, जैसे अ नेशन इज इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। ऐसे कई सारे शॉर्ट स्टोरी है जिसमें हमें बताया जाता है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हमारे कई सारी ऐसे फिल्में भी बनी है, फिल्में देख लेते हैं, उसमें भी कई सारी चीज़ों का हमें बताया गया है। हम कितने फेमस, आप सब ने देखा होगा, शहीद भगत सिंह जी हो गई, गांधी जी, गांधी हो गई, द मेकिंग ऑफ महात्मा हो गया, मंगल पांडे हो गया, ये सब क्या है, ये सारी फिल्में क्या बताती है, ये सब हमें क्या पुराने जमाने में होती हुई कथाएं, रचनाएं, उनके अंदर कैसा सामाजिक था, समाज कैसा था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर किस चीज़ को फॉलो करते थे, वो सारी चीज़ें क्या हमें इन फिल्मों के द्वारा भी बताई जाती थी। बाकी कई फोटोग्राफी, पेंटिंग, आर्किटेक्चर सोर्स, ये कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। जैसे कि अभी देख लिए बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, इनसे ही देख लेते हैं, जो उनके ऊपर जीवनियाँ हो गई, आत्मकथाएं हो गई लोगों पे, वो सब हम समझते हैं। जैसे हम ले सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारी फ्रीडम फाइट में इतना योगदान दिया था, उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी कहीं अपनी खुद किताब लिखी है, जेल में बैठ के उन्होंने स्वराज्य हिंद की किताब लिखी है, जिसमें क्या वो पूरे अपने स्वराज्य के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से भारत होना चाहिए, इसको कैसे बनाना चाहिए, सब कुछ उस बुक में लिखा है। और कुछ लोग ने जो अंग्रेज थे, उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर किताब लिखी है, जैसे लुईस फिस्चर, ये भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर किताब लिखी थी। और एक और लेडीज थी, वुमन, जिन्होंने क्या पुरुष और महिलाओं में होने वाले उस टाइम समाज में इतनी बुराइयों के बारे में लिखा था, जैसे ताराबाई शिंदे, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक जो मतलब एक बुक लिखी थी, और उस बुक में स्त्री और पुरुष की कैसे तुलना की जाती थी, किस तरीके से भेदभाव किया था, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता रहता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हो गया, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर, बुक्स, इन सब से क्या हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, ठीक है। जैसे कि अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, एन ओवरव्यू ऑफ द 18th सेंचुरी। अब ये क्या है, एक ये मतलब हम एक तरीके से हम क्या है, एक स्टोरी का टाइटल है, जो ओवरव्यू हम 18th सेंचुरी में देख लेते हैं किस तरीके से क्या हुआ था और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। हम देखते हैं कि सिंपल सा मैं एक तरीके से कहानी के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। कहानी को समझना इस तरीके से कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड किया गया। देखो बाहर के जो लोग थे, उन्होंने हमारे यहाँ आना स्टार्ट किया 18th सेंचुरीज में, ठीक है। बाहर में कई सारे पुर्तगालीज पहले आए भारत में, ठीक है, फिर स्पेनिश आए, ठीक है, फ्रांसीसी आए, फिर लास्ट में अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सोचो एक कंपनी जिसमें 50-60 लोग थे, ठीक है, इतने ही लोग स्टार्टिंग में थे जो यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। किस लिए आए थे, सिर्फ व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे, ठीक है। और उस एक जो ब्रिटेन की एक छोटी सी कंपनी थी, वो यहाँ पे आई, उन्होंने व्यापार किया, लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने सोचा कि हम इसमें अच्छा फायदा कैसे उठा सकते हैं, जब हम यहाँ के जो शासन है वो अपने हाथों में ले लेंगे, ठीक है। वो ये समझने लगे, ठीक है। और वो किस लिए आया यहाँ पे, अब देखो वो इस यहाँ पे किस लिए, देखो कोई भी देश यहाँ अगर दूसरे देश को अपना कॉलोनियल बनाता है, अपना साम्राज्य बनाता है, उपनिवेश बनाता है, उपनिवेश मतलब हो जाता है कि आप देख सकते हो, मतलब कहीं पे हम अपना निवेश कर सके, पैसा लगा सकें, ठीक है, जिससे हमें फायदा हो सके, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है। वो यहाँ पर आए, अपने लिए संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ मुस्लिम जो शासक जो कमजोर हो चुका था, उससे को क्या फायदा उठाया और एक एक करके अपना क्षेत्र लेने लग गया। हमने कई युद्ध भी देखे उन्होंने, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, जो आगे मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा पूरे युद्ध के बारे में डिटेल में, ठीक है। ऐसे कई सारे युद्ध किए उन्होंने, हम पे कंट्रोल किया उन्होंने, ठीक है, किस तरीके से हम पे कंट्रोल किया, हमारी सोसाइटी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सबको उन्होंने क्या किया, सबको उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। और वो क्या हमारे चीज़ों को फायदा उठाने लग गए, धीरे धीरे क्या करने लगे, वो हमको पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने लग गए, हमारे जो कच्चा माल रॉ मटेरियल था उन सब का वो बेनिफिट उठाने लग गए, और अपने
अपने देश पहले लेके जाते थे। हमारे यहाँ से जो सामान होता था तो वो लेके जाते थे और ब्रिटेन में कई सारी जगहों बेचा करते थे। जब हमारे जो अब फिर क्या हुआ, फिर बीच में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था, जिससे क्या हुआ था कि जो सामान थे जो बाहर बनने लग गए थे बहुत अच्छे, तो हमारे सामानों की कीमत जो थी वो घट गई थी। फिर क्या किया उन्होंने, हमारे यहाँ से सामान की जगह कच्चा माल रॉ मटेरियल ले जाने लगे और अपने देश में बना के हमारे यहीं पे बेचते थे, जिससे क्या होता था उनको बेनिफिट होता था। उन्होंने हमारे हर एक चीज़ को इतने ज़्यादा रिसोर्स थे उन सब का फ़ायदा उठाया और हमें वीक कंट्री बना गया वो, ठीक है, बहुत वीक कर दिया गया, ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, फिर भी उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कई सारी चीज़ को डेवलप किया, लेकिन वो क्या अपने बेनिफिट के लिए, जैसे क्या करे, मार्केट को स्टेबलाइज किया, रेल का उन्होंने रेलगाड़ी जो था रेलों का स्टार्ट किया था, ठीक है। उन्होंने कई सारे जो रूट्स थे, शिप रूट हो गया उसको डेवलप किया, कई जगहों को डेवलप, जैसे हम देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो ये जगह बने हुए हैं, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, आप देख रेड फोर्ट कह रहा हूँ, ये इंडिया गेट हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, ये सब क्या उनके द्वारा ही तो बनाया गया था, है ना। तो उन्होंने क्यों बनाया था, ये इसलिए बनाया था ताकि उनको बेनिफिट हो सके, उनको इससे फायदा हो सके। तो उन्होंने कई सारी चीजें किया, उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन को इनकरेज किया और उन्होंने कई, जैसे यूपीएससी हम जब सुनते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब भी जो स्ट्रक्चर था ये ब्रिटिशर्स की तो देन है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। वो इसलिए किया गया था ताकि उससे क्या हो सके, उससे क्या उनको मिल सके, उनसे उनको ऐसे कर्मचारी मिल सके जो उनका बेनिफिट कर सके, ठीक है। तो हमने देखा इतना सब कुछ वो कर रहे थे, लेकिन इसके लिए सब उनके लिए फायदा किया, अपने फायदे के लिए उन्होंने हमारा बहुत शोषण किया, हमारे चीज़ों का इस्तेमाल किया और उन्होंने जितना हो सके हमारे चीज़ों का यूज़ किया। तो ये क्या था, ये उस टाइम पे चलता था, उन्होंने सारे शासन व्यवस्था इतने अच्छे से कायम किए और फिर उसमें कई सारे उन्होंने प्रोसेस ऐसे उनके थे जिस वजह से हमारा क्या हुआ, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। एक कल्चर होता है, सब कुछ हम पता है एक तरीके से खो बैठे थे। फिर हमारे कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी आए जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी और बहुत उन्होंने अच्छा दिखा के और क्या किया, हमें देखो आज़ाद करवाया गया, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ की जो ब्रिटिशर्स कैसे अंदर आए, उनको किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज किया, उन्होंने कैसे क्या 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 हुआ, कौन सी क्रांति आई, कैसे उन्होंने फ्रीडम पाई, पूरा चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में आपका यही है। ये तो मैंने हल्का सा ब्रीफ आपको बता दिया। अब हम देखते हैं क्या मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया इन द वर्ल्ड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू कर, हमारे देखो हमारे उस टाइम साथ साथ में क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी में बाहर विदेशों में भी 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरीज में कई सारी चीज़ें हो रही थी। हमारे इंडिया में ही अलग नहीं था, बहुत सारी कंट्रीज में कई चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, देखो जैसे ब्रिटिशर्स आए तो किसी रीजन की वजह से तो आए थे। पहले क्या हुआ, डिस्कवर ऑफ सी रूट टू इंडिया, क्या हुआ, सी मतलब इंडिया को जाने के लिए, इंडिया तक आने के लिए क्या सी रूट का हम क्या खोज हो गई थी, किसने खोज किया था, आप देख सकते हो 19 मतलब किसने की थी 1498 में वास्को डिगामा थे, वो भारत आए थे, वो भी एक स्पेनिश थे, वो क्या हुए थे, भारत आए थे और उन्होंने इंडिया तक आने का रास्ता खोज निकाला था, ठीक है। और हमारे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बताया कि इंडिया नाम की जगह इस तरीके से यहाँ मिलती है, ठीक है। ये सब हुआ, इससे कई सारे शिप, कई सारी जगहों का खोज होने लग गया। हमारा एक डच फिर आने लग गए, कई सारे लोग यहाँ आने, डच हो गए, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच सब इंडिया में आने लग गए इस रूट की वजह से, और हम यहाँ पे व्यापार का रिलेशन उन्होंने इंडिया में बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था 1776 में क्या हुआ, अमेरिका ही ऐसा एक देश था जहाँ पे पहला ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ के जो लोगों के ऊपर जो अत्याचार होते उनके खिलाफ जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका का नेतृत्व किया, उसको आज़ादी दिलाई और उन्होंने 4 जुलाई को 1776 में अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा। और जो 13 कॉलोनियल थी, 13 राज्य थे जो अमेरिका के उस टाइम में, अब तो 50 हो गए लेकिन अब पहले 13 थे, तो 13 ने मिलकर क्या किया, अपना एक यूनिटी बनाया और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाए, ठीक है। ये अमेरिका हुआ। उससे भी क्या हुआ, इंडिया के कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जो इनकरेज हुए और जो स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। वहाँ पे भी कई भेदभाव चल रहे थे कि सारे लोगों को तो, आम जनता को कई सारे टैक्स देने पड़ते थे, बोझ झेलना पड़ता था, उनको बिल्कुल भी स्वतंत्रता, समानता कुछ भी नहीं थे, ना लिबर्टी था, फ्रीडम कुछ भी नहीं था उनको, इक्वालिटी तक कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, और वहाँ के राजा महाराजा बड़े अच्छे से रहते थे। फिर पता क्या हुआ कि जो वहाँ के जो रूलर थे, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे फ्रांस के,
फ्रांस के लुइस 16 थे, उनको और उनकी वाइफ को क्या हुआ, उनको मार दिया गया था, फिर उनका एंड कर दिया गया था। और फिर वहाँ पे जो एक लोगों ने वहाँ पे क्या रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो स्टेबलाइज किया गया था, और वहाँ की जो नेशनल असेंबली ने अपने आप को डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेयर किया, और वहाँ पे सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता ये सब प्राप्त होने लग गया। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, इससे 3-4 चीज़ें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इन सबको बाहर आया, और लोग इसके लिए लड़ने के लिए, लोग इससे लड़ने के लिए और इससे प्रेरित होने लग गए। ठीक है, ये हमने देखा कई सारे नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुए। नेशनलिज्म मतलब, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है जैसे राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रति लोगों की उत्साह बहुत बढ़ने लग गई, लोग अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कई सारे मूवमेंट स्टार्ट करने लग गए, और इन सबको देखने लगे, जैसे हमने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इन सब में देखा। ठीक है, तो फिर कई सारे इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, ये सब भी क्या आज़ादी की ओर अग्रसर होने लग गए थे। तो इसमें देखा हमने क्या कि नेशनलिज्म मूवमेंट देखा। फिर उसी टाइम पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कई सारे ऐसे चीज़ बनने लग गए जिससे क्या हुआ, विकास में बहुत तेजी उत्पन्न हो गई। क्या विकास बहुत तेजी से किया जाने लगा, ऐसी ऐसी मशीनें बनाने लगी जिससे काम करना बहुत आसान हो गया। जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पिनिंग जेनी एक प्रकार का मशीन था जिसको किसने, जेम्स हारग्रीव ने बनाया था। इससे क्या हुआ, कपड़ा जो बुनना का काम होता था बहुत तेजी से होने लग गया, और 8 आदमियों का काम अकेले ही करने लग गए थे। वैसे कई सारे वाटर फ्रेम हो गया जिसे आर्कराइट ने, पावर लूम जो कार्टराइट ने बनाया, ऐसे कई सारे जो थे, भाप का इंजन हो गया, इन सबको बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेबलाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ हमने तो यहाँ तक देख ली। ठीक है, कि किस तरीके से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब हम आगे वाले चैप्टर में कैसे हम ये सब पढ़ेंगे, किस तरीके से देश ने अपनी लड़ाई करी, स्टार्ट करी, देश ने किस तरीके, देश के जो लोग थे कैसे एकजुट हुए, उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए आवाज़ें उठाई और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाया। हम इन सब के बारे में अब नेक्स्ट चैप्टर में भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, और हम और एक्स्ट्रा वीडियो भी, और वीडियो जो हम अगर नेक्स्ट चैप्टर में उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पढ़ेंगे, जैसे वर्ल्ड में क्या, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा मैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, आप सबके लिए जानना जरूरी है, यूनाइटेड नेशन क्या था उस टाइम, किस तरीके से जो था हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो हम सब इन सब को बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हुआ, इसमें जो बातें हमने करी उसको और डिटेल में, डिटेल में अभी तो ब्रीफ में समझा है, बाद में डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए जिससे हमें देखने में बहुत हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।